हाय एवरीवन। तो आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को देखने वाले हैं। देखिए ये एक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। देखिए आज हम लोग के पास जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो कुछ भी प्रोविजंस है, फीचर्स है, कंक्लूजन्स है, वो इस एक्ट से, जो हम लोग आज एक्ट पढ़ने वाले हैं 1935 में जो बनाया गया था, उस एक्ट से बहुत कुछ लिया हुआ है, उठा के आज के जो एक्ट है यहाँ पर पटका दिया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसका क्या है। देखिए ये एक्ट बहुत ही लंबा चौड़ा एक एक्ट है और इसे बनाने के लिए बहुत रिपोर्ट्स, बहुत कमिटीज़ बना के, मतलब जो एक लंबा चौड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया गया है। देखिए पहले तो साइमन कमीशन के जो रिपोर्ट थे उसे भी ले लिया गया और फिर वाइट पेपर रिपोर्ट भी ले लिया गया और मतलब 4 जगह से अपना रिपोर्ट सबमिट करके ये एक्ट बनाया गया था। तो पहले लिख लेते हैं ना। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 देखने वाले हैं। इसमें 4 तरीके से जो कलेक्शन से किया गया है। पहला क्या है, साइमन कमीशन का रिपोर्ट से लिया गया है। नेक्स्ट जो 1933 में आपका वाइट पेपर रिपोर्ट आया था उससे भी लिया गया, वाइट पेपर रिपोर्ट से भी लिया गया। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और मतलब याद रखने के लिए। देखिए बोर्ड पे भी जगह नहीं होगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट वाइट पेपर रिपोर्ट तो आप लोगों को ले लिया गया। नेक्स्ट आप लोगों को जो जॉइंट कमीशन रिपोर्ट हुआ था, जॉइंट कमीशन रिपोर्ट जो हुआ था वहाँ से भी ये रिपोर्ट लिया गया। नेक्स्ट आप लोगों का जो 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 2 नहीं सॉरी शायद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, हाँ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भी इसका जो रिपोर्ट वगैरह था वो ले लिया गया है ना। तो इन 4 जगह से लेकर कुछ फीचर्स, कुछ प्रोविजंस हम लोग को दिया। आज हम लोग 9 या 10 फीचर्स देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला फीचर ये है कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया। क्या हुआ, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया। पहला फीचर क्या है, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन। आप लोग लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और फुल फॉर्म लिखते जाइए, है ना। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया और उसमें कौन कौन शामिल रहेंगे, जो सेंटर है वो तो रहेंगे ही और जो प्रोविंसेस है वो भी शामिल रहेंगे, है ना, जो प्रोविंसेस है वो भी शामिल रहेंगे और जो क्या है प्रिंसली स्टेट्स है, जो प्रिंसली स्टेट्स है वो भी शामिल रहेंगे, ठीक है ना। और उनके बीच जो कुछ भी पावर्स है ना उसको डिवाइड कर दिया गया, उससे डिवाइड कर दिया। मतलब प्रोविंसेस को दिया गया तुम इन सब्जेक्ट्स पर देखो अपना पावर जमाओ, है ना, तो तुम इसके टांग मत अड़ाओ, है ना। तो जो सेंटर था उसे 59 सब्जेक्ट्स में अपना पावर दे दिया गया, एक लिस्ट बना के दे दिया गया, है ना। तो इसे कहते हैं फेडरल लिस्ट। क्या कहते हैं, फेडरल लिस्ट, है ना। और प्रोविंसेस को क्या कहा जाता है, 54 सब्जेक्ट्स में इसे अपना पावर दे दिया गया, 54 सब्जेक्ट्स में, और इसे कहा जाता है प्रोविंशियल लिस्ट। क्या कहा जाता है, प्रोविंशियल लिस्ट कहा जाता है। और नेक्स्ट है प्रिंसली स्टेट्स, इसे एक और सब्जेक्ट मतलब 36 सब्जेक्ट्स में प्रिंसली स्टेट्स को पावर दे दिया गया और इसे कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। क्या कहा जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। एक और लिस्ट बनाया गया जो इन 3 लिस्ट में नहीं आते हैं उसे उस लिस्ट में डाल दिया गया और उसका नाम है रेसिडुअरी लिस्ट। और उसका नाम क्या है, रेसिडुअरी लिस्ट। जो इन तीनों में नहीं आते सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, तो वो रेसिडुअरी लिस्ट में आ जाते हैं। और वो कौन कंट्रोल करता है, वाइसरॉय, वो वाइसरॉय साहब कंट्रोल करते हैं, है ना। तो दूसरा फीचर जो हम आज देखने वाले हैं वो है कि जो आप लोगों के पास डायरेक्टरी सिस्टम था ना प्रोविंसेस में, उसे हटा दिया गया और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उसके जगह पर लाया गया। देखिए डायरेक्टरी सिस्टम जो था, आप लोग ग्राफली पहले एक नोट बना दीजिए मेरे तरह और फिर उसके बाद अच्छी तरीके से नोट। डायरेक्टरी सिस्टम जो था उसे हटा के एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाया गया, लाया गया जो क्या रहेंगे, जो एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम करेंगे। जो क्या करेंगे, एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम करेंगे, है ना। सॉरी, अब ऑटोनोमस यूनिट क्या करेंगे, मतलब इसमें क्या होगा, जो मिनिस्टर, जो गवर्नर रहेंगे, जो गवर्नर है वो
पहले क्या था, जब डायरेक्टरी सिस्टम था तो गवर्नर को फुल पावर था, गवर्नर का फुल पावर था कि वो अपने हिसाब से पावर को जमाए। लेकिन जब ऑटोनोमस यूनिट आ गया, गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपना रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ रिस्पॉन्सिबल है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है और ये गवर्नर इन मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम लोग कहना चाहें तो देखिए, जब मिनिस्टर्स अपने गवर्नमेंट के ऊपर अपना आंसर देने के लिए मजबूर है तो वो गवर्नर को इनडायरेक्टली क्या करेंगे, अच्छी तरीके से सलाह देंगे, क्योंकि वो तो इनडायरेक्टली बोलना पड़ेगा उसे प्रोविंशियल में। तो यही एक सिस्टम जो लाया गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। और डायरेक्टरी को हटा के प्रोविंसेस में सिर्फ हटाया गया और उसके जगह पर कहाँ पर लाया गया, डायरेक्टरी को हटा के सेंटर पर लाने की बात की गई, ठीक है ना। तो वो 1937 में उसे एक्चुअली लाया गया था और 1939 में उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 1939 में उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एक बात आप लोग और ध्यान रखिए, ये जो पहला वाला मैंने बताया था ये भी कभी मतलब जो लिस्ट बनाया गया था वो कभी इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि इफेक्टिव मतलब वो हुआ ही नहीं, ठीक है ना, सिर्फ प्रपोज ही रह गया, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कभी सामने आया ही नहीं। और इसमें डायरेक्टरी सिस्टम में भी यही है ये सेंटर में 1939 में डिसकंटिन्यूड हो गया था, पहले तो लाया गया था 1937 में, लेकिन 1939 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, है ना। तो तीसरा जो है जो वोटिंग राइट्स आप लोगों के पास थे, मतलब हम लोगों के पास जो वोटिंग राइट्स थे पहले बहुत कम थे, हम लोग अपना लीडर्स को इलेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन इस एक्ट ने क्या किया, 10% जो हम लोग के टोटल पॉपुलेशन है वो वोट कर सकते हैं। मतलब जो फ्रेंचाइज था वो एक्सटेंड कर दिया गया, फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग राइट्स को 10% इंक्रीज कर दिया गया टोटल पॉपुलेशन का, क्या 10%। और ये फ्रेंचाइज बोलते हैं, राइट टू वोट को फ्रेंचाइज बोला जाता है ना। तो अब देखिए, जो फोर्थ पॉइंट आप लोग को दिया हुआ है वो है कि एक क्या बनाया गया, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, मतलब RBI बनाया गया था, है ना। और ये रिजर्व बैंक क्या करता था, जो इंडिया के करेंसी वगैरह था, इंडिया में जो कुछ भी करेंसी था, क्रेडिट था, उसे करेंसी और क्रेडिट को दोनों को संभालने के लिए एक RBI बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट 1937 में एक फेडरल कोड भी बनाया गया था। 1937 में एक फेडरल कोड बनाया गया था और इसमें देखिए 6 जुडिशियरी कोर्ट्स, मतलब 6 जजेस को अपॉइंट किया गया था और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। तो ये कहा 5th पॉइंट ने। अगला पॉइंट पे चलते हैं, प्रोविज़न पे चलते हैं, फीचर पे चलते हैं, है ना। तो अब कहा कि जो 1858 में एक नियम आया था, कि कानून आया था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, SOS है, उसे असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था। उसे असिस्ट करने के लिए मतलब एडवाइस वगैरह करने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया था, काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बनाया गया था। किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को संभालने के लिए, एडवाइस करने के लिए। लेकिन इस एक्ट ने किया क्या 1858 में, इस एक्ट ने किया क्या कि इस काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक टीम ऑफ एडवाइजर्स दे दिया गया, एक टीम ऑफ एडवाइजर्स दे दिया गया। शायद आप लोग समझ गए, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए अगला पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि जो बाइकैमरलिज्म प्रोसेस था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जो बाइकैमरलिज्म प्रोसेस था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और वो 6 प्रोविंसेस कौन से हैं? देखिए आप लोग को याद रखने के लिए एक वर्ड मैंने लिखा यहाँ पर, बाम्बू। मतलब क्या है? बंगाल, असम, मद्रास, बॉम्बे और यू मतलब क्या है? यूनाइटेड प्रोविंसेस। और यहाँ पर फिर से भी है। तो इन 6 प्रोविंसेस में क्या करवाया गया? बाइकैमरलिज्म प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, ठीक है ना। अब बाइकैमरलिज्म क्या है? मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें लोअर हाउस भी रहेंगे, अपर हाउस भी रहेंगे, जिसे हम लोग आज के तारीख में क्या कहते हैं? राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं, है ना। तो ये तभी इंट्रोड्यूस हो गया था जो आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है 8 नंबर पॉइंट पर जो आते हैं वो है कि जो आप लोग का जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उसे मतलब एक्स्ट्रा इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट का
दे दिया गया। तो ये हर एक्ट में कॉमन नहीं होता है, हर एक्ट में जो आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, हर एक्ट पे आप लोग को ये दिखाई पड़ेगा कि जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मामला है, जो कम्युनल इलेक्टोरेट, ये हर एक्ट में चिपका देता है ना। मतलब क्यों करता है आप लोगों को शायद पता ही होगा कि देखिए, अगर आप लोग किसी सेपरेट इलेक्टोरेट बनवा दिए किसी और रिलीजन के लिए, तो वो रिलीजन के लोग के जो भी वोटर्स हैं, उन लोगों का जो पॉलिटिकल लीडर्स है, उनको तो फ़ायदा मिल ही जाएगा, है ना। तो इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनवाने का काम पहले शेड्यूल ट्राइब्स को दिया, फिर शेड्यूल कास्टेस को दिया, फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिया, तो ये बनवाते ही रहते हैं, है ना। तो यही है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। वैसे तो ये बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, तो जो हम लोग को यूपीएससी में पढ़ना है वो यही तक है। तो आई होप आप लोग समझ गए। तो आप लोग एक डिटेल नोट्स बना लीजिए इसका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।